हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 13 और ये हम लोग प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं बिहार पुलिस और बिहार दरोगा का जो एग्ज़ाम आने वाला है। ठीक है, तो बिहार पुलिस का तो एग्ज़ाम आने वाला है, डेट भी इसका कंफर्म हो चुका है। इसमें आपको 50 क्वेश्चन कराया जाता है एक प्रैक्टिस सेट में और ये पूरा जो है एनसीईआरटी बेस पे आधारित है। ठीक है, 50 क्वेश्चन और ये फुल डिस्कशन के साथ आपको कराया जाता है। और ये हम लोग एडिटेरिया का जो 5000 प्लस ऑब्जेक्टिव का जो बुक आया था सामान्य अध्ययन का, ठीक है, उससे हम लोग स्टार्ट किए थे। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 13। तो कृपया जो भी चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। आते हैं हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 13 का फर्स्ट क्वेश्चन है। प्रैक्टिस सेट नंबर 13 का फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि सार्वजनिक पद का अधिकार कैसा अधिकार है। ठीक है, तो सार्वजनिक पद का अधिकार जो है वो नागरिक अधिकार है। कैसा अधिकार है? तो नागरिक अधिकार है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न दिया गया है कि विदेश भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधिमंडल के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है। ठीक है, तो इसका जो नामांकन करता है वो करता है लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, जो विदेशी जो है विदेश में भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधिमंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन करता है कौन? लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि निम्न से किस संसद सदस्य ना होते हुए भी संसद को संबोधित करने का अधिकार है। ठीक है, तो संसद वो है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भारत के अटॉर्नी जनरल को। ठीक है, तो भारत के जो अटॉर्नी जनरल है वो संसद का सदस्य नहीं होते हुए भी उनको जो है संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है। और यह जो है चर्चा आर्टिकल 76 में किया गया है। ठीक है, अटॉर्नी जनरल का, जिसको महान्यवादी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न दिया गया है कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में स्थित धर्म चक्र का रंग कैसा है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जितना भी क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है ये पूरा एनसीईआरटी बेस पे आधारित है और ये मोस्ट इंपोर्टेंट फुल डिस्कशन के साथ आपको कराया जाता है। तो कृपया अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर भी कर देते हैं। अब देखिए, आप ये क्वेश्चन बोल रहा है कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज में मध्य में स्थित जो चक्र है उसमें वो जो है उसका रंग कैसा होता है? तो गहरा नीला होता है। कैसा होता है? गहरा नीला। ये जो राष्ट्रीय ध्वज जो है ये अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। और इसमें जो चक्र में जो तिल्लियां की संख्या है ये है आपका 24 होता है। ये भी ध्यान में आपको रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न दिया गया है कि भारत के कुल कितने क्षेत्रीय परिषद हैं। ठीक है, तो भारत में कुल जो क्षेत्रीय परिषद हुआ है 6 है। कितने हैं? तो 6 है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि किस राष्ट्रपति ने निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी। किस राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी? तो करनी पड़ी थी बीबी गिरी। ठीक है, तो बीबी गिरी जो थे इनका कार्यकाल जो था वो कब से कब तक था? तो ये राष्ट्रपति बने थे 1969 से लेकर के 74 तक। ठीक है, 1969 से 74 तक ये रहे थे। ठीक है, उसके बाद के आर नारायण, तो के आर नारायण जो थे 1997 से लेकर के 2002 तक रहे थे। कार्यकाल जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके रिलेटेड जितना भी इसके बीच में जो कार्य आएगा कोई भी इंपॉर्टेंट घटना तो उसके समय पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति कौन थे, तो आप बता सकते हैं। ज्ञानी जैन सिंह का कार्यकाल जो था 1982 से लेकर के 1987 तक था। ठीक है, 82 से 87 तक था। और उसके बाद नीलम संजीव रेड्डी जो थे इनका जो था कार्यकाल 1977 से 82 तक था। ठीक है, नेक्स्ट वाला प्रश्न आते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, ये 3 सूची है, संघ सूची, राज्य सूची और समर्थित सूची। ये जो है अनुसूची 7 में। ठीक है, ये जो है किसमें? तो अनुसूची 7 में इसका चर्चा किया गया है। ठीक है, अनुसूची 7 में 3 सूची बनाया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समर्थित सूची के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो इसमें बोला गया था कि निम्न से कौन सी सूची जो अंतर्गत नहीं आता है संघ सूची के अंतर्गत। तो संघ मतलब होता है केंद्र। ठीक है, तो लोक स्वास्थ्य जो है ये नहीं आता है। लोक स्वास्थ्य जो आता है ये आता है राज्य सूची के अंतर्गत आता है, बाकी सभी आता है संघ के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो कार्यकाल जो होता है वो होता है आपका 6 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न दिया गया है कि पील कमीशन, ठीक है, सिफारिश के बाद भारतीय सैनिकों तथा यूरोपीय सैनिकों की संख्या का अनुपात कितना था। तो पील कमीशन के सिफारिश के बाद भारतीय सैनिकों तथा यूरोपीय सैनिकों की संख्या का जो अनुपात था वो था आपका 2:1 था। ठीक है, 2:1। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है,
अगला प्रश्न है कि किसने कहा था कि कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट कथन दिया गया है कि किसने कहा था कि कांग्रेस जो है वो याचना करने वाली संस्था है। तो ये आपका बिपिन चंद्र पाल के द्वारा कहा गया था। ठीक है, कांग्रेस आया है, एक वर्ड है कांग्रेस। तो कांग्रेस की स्थापना हुआ था कब? 1885 में हुआ था। ठीक है, 28 दिसंबर 1885 को इसका स्थापना होता है। और पहले अध्यक्ष होते हैं व्योम चंद्र बनर्जी और इसके पहले महासचिव होते हैं A.O. हुम होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, सुलेखन क्या होता है? ठीक है, सुलेखन जो होता है वो सुंदर लेखन हस्तकला होता है। ठीक है, सुंदर हस्तलेखन होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान अग्निकुंड का साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो अग्निकुंड का साक्ष्य जो है वो कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, कालीबंगा कहाँ है? तो राजस्थान में, बनवाली है हरियाणा में, मोहनजोदड़ो है पाकिस्तान में, और चंद्रो भी जो है वो पाकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि कठोपनिषद किस वेद का उपनिषद है? तो कठोपनिषद जो है वो है आपका यजुर्वेद का उपनिषद है। यजुर्वेद का उपयोग होता है धनुर्वेद होता है। ठीक है, सामवेद का उपयोग होता है आपका गंधर्ववेद होता है, और ऋग्वेद का उपयोग होता है आपका आयुर्वेद होता है। ठीक है, ये है 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सबसे पुराना जो है वो है कौन सा? तो ऋग्वेद है, और सबसे बाद में कौन है? तो अर्थवेद है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस प्रसिद्ध शासक ने कलिंग को मगध क्षेत्र में मिला लिया था? तो कलिंग को मगध क्षेत्र में मिला लिया था कौन? तो महापद्मानंद किया था। कौन क्या मिला लिया था? महापद्मानंद जो था वो मिला लिया था। ये करीब जो है वो 28 वर्षों तक शासन किया था मगध पे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद अशोक। ठीक है, तो अशोक जो था ये भी जो था क्या था? मौर्य वंश का राजा था। ये मौर्य वंश के संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। ठीक है, मौर्य वंश का संस्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अभिलेख में गौतमी पुत्र सतकर्णी की विजय का उल्लेख किया गया? तो गौतमी पुत्र सतकर्णी का विजय का उल्लेख किया गया आपका नासिक अभिलेख में। ठीक है, नासिक अभिलेख में, ठीक है, इसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि जिन ए इलाही, ठीक है, जिल ए इलाही उपाधि किस प्रसिद्ध शासक ने धारण किया था? तो ये धारण किया था आपका बलबन धारण किया था। कौन किया था? बलबन धारण किया था। बलबन का कार्यकाल जो था वो क्या था? 1265 से लेकर के 1286 तक कार्यकाल था इसका। ठीक है, गियासुद्दीन तुगलक का कार्यकाल था 1320 से लेकर के 1325 तक कार्यकाल था। मोहम्मद बिन तुगलक का कार्यकाल था 1325 से 51 तक था, और अलाउद्दीन खिलजी का कार्यकाल था 1296 से 1316 तक था। तो कार्यकाल जो आपको लिखवा रहे हैं, ठीक है, जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताया जा रहा है वो कृपया अगर आप जो है एक कॉपी लेकर के साइड में वहाँ पे और इस वीडियो को देखें, और जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताया जाता है उसको नोट डाउन करें ताकि आपको रिवीजन करने में बहुत आसान हो। ठीक है, और ये बहुत एग्जाम में जो है ये पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन है वो दिया गया है कि किस देश के सहयोग से राजा महेंद्र प्रताप ने काबुल में अंतरिम सरकार की स्थापना किया था? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजा महेंद्र प्रताप जो थे वो कौन से कंट्री के जो थे वो अंतरिम सरकार का स्थापना किए थे? तो ये काबुल किसका राजधानी है? तो अफगानिस्तान का राजधानी है काबुल। और ये कौन से देश के सहयोग से वहाँ पे अंतरिम सरकार का स्थापना किया गया था? तो ये किया था आपका जर्मनी के सहयोग से। ठीक है, जर्मनी की राजधानी है बर्लिन, और जर्मनी का करेंसी है यूरो। ठीक है, फ्रांस की राजधानी है पेरिस, और फ्रांस का करेंसी है यूरो। जापान का राजधानी है टोक्यो, जापान का करेंसी है एन। रूस का राजधानी है मॉस्को, रूस का करेंसी क्या है? रूबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन है कि कंचनजंगा पर्वत हिमालय के किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो कंचनजंगा जो है वो आता है आपका बृहत हिमालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, बृहत हिमालय। कंचनजंगा कहाँ है? तो सिक्किम में है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, कहाँ है? तो सिक्किम में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है, अगला प्रश्न है वो है कि मालदीव और मिनिकॉय के मध्य कौन से चैनल जो है अवस्थित है? तो मालदीव और मिनिकॉय के जो है वो 8 डिग्री चैनल अवस्थित है। कौन सा डिग्री? तो 8 डिग्री चैनल जो अवस्थित है। 10 डिग्री चैनल जो है वो लिटिल अंडमान और निकोबार द्वीप को अलग करता है। ठीक है, 9 डिग्री चैनल है वो है आपका लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं, अगला क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार जलप्रपात। ये बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में पूछा ये क्वेश्चन कि बिहार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो वह है टोंस नदी पे। ठीक है, टोंस नदी पे स्थित है ये। ठीक है, बिहार जलप्रपात, और ये निकलता है आपका उत्तराखंड से, निकलता है हिमाचल प्रदेश से निकलता है ये। ठीक है, और इसका लंबाई है 150 किलोमीटर, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नर्मदा नदी की लंबाई आपका 1312 किलोमीटर है। ठीक है, और गंडक नदी की लंबाई आपका 630 किलोमीटर है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन है वो है कि लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? लाल मिट्टी में लाल रंग जो होता है वो किसके उपस्थिति के कारण होता है? तो होता है लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। यानी कि लौह ऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होता है मिट्टी में, तो मिट्टी कैसा हो जाएगा? तो हो जाएगा मिट्टी लाल हो जाएगा। ठीक है, मिट्टी कैसा होगा? लाल मिट्टी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कुल्सी और धनसिरी। ठीक है, कुल्सी और धनसिरी किसकी सहायक नदी है? तो ये दोनों सहायक नदियाँ हैं आपका किसका? तो ये जो है वो सहायक नदी है वो है आपका
ये ब्रह्मपुत्रा का सहायक नदी है, ठीक है। कुल्सी और धनसिरी जो है वो दोनों ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्रा की लंबाई जो है आपका 2900 किलोमीटर है, ठीक है, 2900 किलोमीटर है, यानी कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी है ये, ठीक है, ब्रह्मपुत्रा। और सबसे बड़ा नदी है आपका लंबाई में वो है आपका कौन सा, तो वो है आपका गंगा नदी है, ठीक है, कौन सा है, गंगा नदी है, ठीक है। उसके बाद आपका यमुना नदी, ठीक है, तो यमुना नदी जो है उसका कितना है, तो यमुना नदी का लंबाई है आपका 1376 किलोमीटर। कृष्णा का है 1400 किलोमीटर, ठीक है, 1400 किलोमीटर है। और चंबल नदी का लंबाई है आपका 1024 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस झील की अवस्थिति केवल एक देश में है, ठीक है, तो कौन सा झील का अवस्थिति केवल एक देश में है, तो वो है आपका मिशिगन झील। मिशिगन झील का जो अवस्थिति है वो केवल एक देश में है, ठीक है, एक देश में। मिशिगन झील कहाँ है, तो यूएसए में है, ध्यान रखिएगा। सुपीरियर झील जो है ये भी बहुत बार पूछा गया है कि सुपीरियर झील कहाँ पे स्थित है, तो ये यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पे है, ठीक है, यूएसए और कनाडा का जो है वो बॉर्डर पे स्थित है ये सुपीरियर झील। चाड झील जो है ये अफ्रीका में है, अफ्रीका का कंट्री है चाड झील, तो चाड में अफ्रीका में है ये, ठीक है। मलावी झील जो है ये मलावी, ये भी अफ्रीका में है, ठीक है, ये 2-3 कंट्री के मिक्स करके मतलब भी 2-3 कंट्री में फैला हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट वाला प्रश्न आता है, अगला प्रश्न है, फॉकलैंड जलधारा का संबंध किस महासागर से है, तो है आपका अटलांटिक महासागर से है, ठीक है, फॉकलैंड जलधारा का संबंध अटलांटिक महासागर से। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि भारत में द्वितीय हरित क्रांति का शुरुआत कब हुआ था। पहला तो सभी को पता होता है, ठीक है, पहला तो सभी को पता होता है 1967-68 भी होता है, या आप कर सकते हैं 1965 से 68 तक भी दिया जाता है, ठीक है, 1965 से 68 तक भी दिया जाता है, यानी कि 67-68 भी कह सकते हैं। लेकिन दूसरा कब हुआ था, दूसरा हुआ था 1983 से 84 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला सबको पता होता है, दूसरा सबको पता नहीं होता है, ठीक है। और इनके जनक किसको माना जाता है भारत में, तो MS स्वामीनाथन को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है, तो उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है वो है आपका नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा कहाँ है, तो नाथुला दर्रा जो है वो है आपका सिक्किम में, कहाँ है, सिक्किम में, ध्यान रखिएगा, सिक्किम में है नाथुला दर्रा, बाकी सभी उत्तराखंड में। लेपुलेख दर्रा उत्तराखंड में, माना दर्रा उत्तराखंड में, और नीति दर्रा भी उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, वो दिया गया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रतीक चिन्ह निम्न से क्या है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रतीक चिन्ह जो है वो है आपका क्या, तो है ताड़ का वृक्ष और एक सामने बाघ है, ठीक है, यानी कि जो बाघ है ये बोलेगा कौन सा बाघ है, तो रॉयल बंगाल टाइगर है, ठीक है, कौन सा बाघ है, तो रॉयल बंगाल टाइगर है। अब है आरबीआई, आरबीआई एक टर्म आया, ठीक है, आरबीआई, तो आरबीआई का स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935 को, ठीक है। आरबीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई में, ठीक है। आरबीआई जो था वो कौन से एक्ट के तहत स्थापना होता है, तो 1934 के एक्ट के तहत, ठीक है, 1935 में इसका स्थापना हो जाता है 1 अप्रैल 1935 में, ठीक है। और ये कौन सी समिति के तहत सिफारिश पे, तो यंग हिल्टन समिति की सिफारिश पे जो इसका स्थापना होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वाला प्रश्न आता है, अगला प्रश्न दिया गया है, वो है कि नगद आरक्षित अनुपात तथा खुले बाजार की संक्रिया में विचलन किसके साधन है, तो ये जो साधन है वो है आपका मौद्रिक नीति का साधन है ये, ठीक है, किसका साधन, मौद्रिक नीति का। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला है कि अन्नपूर्णा योजना का शुरुआत किस वर्ष हुआ था, तो अन्नपूर्णा योजना का शुरुआत हुआ था 2000 ईस्वी में, कब हुआ था, 2000 ईस्वी में। और 2000 ईस्वी में भी हुआ था, कौन था, 15 नवंबर 2000 को क्या हुआ था, 15 नवंबर 2000 को ही ये जो बिहार से झारखंड जो था वो अलग हुआ था, ठीक है, बिहार से झारखंड जो था वो क्या हुआ था, अलग हुआ था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि वाई के अलग समिति, ठीक है, अलग समिति का संबंध किससे है, तो ये समिति का संबंध है गरीबी से, किससे संबंधित है, गरीबी से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है 31 नंबर क्वेश्चन है कि किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान 14 प्रमुख व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, तो ये किया गया था आपका इंदिरा गांधी के समय, ठीक है, इंदिरा गांधी के समय किया गया था। कब किया गया था ये 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, तो 1969 में किया गया था। कब किया गया था, 1969 में किया गया था, ध्यान रखिएगा। बोलेगा कि सबसे ज्यादा कार्यकाल जो था कौन से प्रधानमंत्री का रहा था, तो जवाहरलाल नेहरू का, कितने साल, तो 12 साल, 1950 से लेकर के 62 तक रहा था, ये भी ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न दिया गया है कि प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक का संबंध किससे है, ठीक है, तो प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक का संबंध जो है वो है आपका BS मिन्हास से, ठीक है, BS मिन्हास से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। दादा भाई नौरोजी को बेदू पुरुष के नाम से भी जाना जाता है और इसका पुस्तक का नाम है पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, और इसने पहली बार गरीबी यानी कि गरीबी सिद्धांत को जो था मापा था, और पहली बार जो है वो GDP जो था मापा गया था, ठीक है, और ये 20 रुपये आय बताए थे, ठीक है, 20 रुपये जो था आय बताया गया था इनके द्वारा। एडम स्मिथ जो है, एडम स्मिथ को जो अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है इनको, ठीक है, इकोनॉमी का, अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है एडम स्मिथ को, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व विरासत संधि पर भारत ने किस वर्ष पर हस्ताक्षर किया था, तो विश्व विरासत संधि पर भारत ने किस वर्ष हस्ताक्षर किया था, तो यह हस्ताक्षर किया था 1976 में, ठीक है, कब किया था, 1976 में।
नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसका संबंध ग्रीन हाउस गैस से उत्सर्जन से कटौती से है। तो ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन से कटौती से हुआ आपका क्योटो प्रोटोकॉल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योटो प्रोटोकॉल। और ये कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था आपका जापान में हुआ था। कब हुआ था, तो 1997 में हुआ था। ठीक है, 1997 में हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ये ओजोन परत संरक्षण से है, कब हुआ था, 16 सितंबर 1987 को हुआ था। ठीक है, लंदन सम्मेलन हुआ था 1832 में। और एक है वियना सम्मेलन, ये भी संबंधित था किससे, तो ये भी संबंध में था, वो था आपका ये ओजोन परत संरक्षण से था। और ये हुआ था कब, 1985 में हुआ था। ठीक है, वियना सम्मेलन। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में गुणवत्ता के दृष्टिकोण से एगमार्क एक्ट कब लाया गया था। तो एगमार्क एक्ट लाया गया था, ये लाया गया था 1937 में। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एगमार्क पूछा जाता है। और एक है इको मार्क, एक है एक मार्क, एक है इको मार्क, ये भी ध्यान रखिएगा। तो इको मार्क जो है ये पर्यावरण से संबंधित है, और एक मार्क जो है ये खाद्य सामग्री से संबंधित है, ये खाद्य सामग्री से। और इको मार्क जो था 1991 से यह स्टार्ट किया गया था, और यह पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि दो निकायों के बीच ऊष्मा की प्रवाह की दिशा को किस पर निर्भर करता है। तो वह निर्भर करता है आपका उनके अपने तापमान पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न दिया गया आपका ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किसके माध्यम से होता है। तो वो होता है आपका किसके द्वारा, तो होता है माइक्रोफोन के द्वारा होता है। ठीक है, माइक्रोफोन के द्वारा होता है। माइक्रोफोन का ये जो था आविष्कार हुआ था 1876 में एमिली बर्नेल के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा आभासी बल का उदाहरण है। तो आभासी बल का उदाहरण हुआ आपका अपकेंद्रीय बल, जो है आभासी बल का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न दिया गया कि विद्युत चालकता की यूनिट क्या होता है। तो विद्युत चालकता का यूनिट होता है महो होता है। क्या होता है, महो होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है दिया है कि जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो पृष्ठ तनाव जो होता है वो घट जाता है। क्या होता है, घट जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों का प्रतिशत आधार पर सही आरोही क्रम में बताना है। तो क्या होगा, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है, फिर आर्गन है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न दिया गया है कि जल गैस को भाप अंगार गैस भी कहा जाता है, और इसका मिक्सर किसका है, तो CO+H2। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न दिया गया है कि रेयन का निर्माण निम्नलिखित में से किसने किया। ठीक है, तो किससे किया जाता है। तो रेयन का आविष्कार जो निर्माण है वो किया जाता है आपका सेलुलोज से किया जाता है। किससे किया जाता है, तो सेलुलोज से किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि रेडियो सक्रियता निम्न से किसका प्रमुख गुण है। तो प्रमुख गुण है ये नाभि का प्रमुख गुण है। किसका गुण है, तो नाभि का प्रमुख गुण है। नेक्स्ट प्रश्न है 45 नंबर क्वेश्चन है कि वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन में कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है। तो यह प्रयोग किया जाता है आपका अपचयन विधि का। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि वनस्पति घी औद्योगिक उत्पादन में कौन सी विधि का प्रयोग होता है। तो अपचयन विधि का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है 46 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन का संश्लेषण यकृत द्वारा किया जाता है। तो ये किया जाता है आपका विटामिन ए का संश्लेषण किया जाता है यकृत के द्वारा। ठीक है, विटामिन ए का नाम है रेटिनॉल। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन वो दिया गया है कि भ्रूण की अपारपोषिक, ठीक है, अपरापोषिक किससे सहायक होता है। तो सहायक होता है आपका उत्सर्जन से। किससे सहायक होता है, उत्सर्जन से सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सार्वत्रिक रक्तदाता वे लोग हैं जिनका रुधिर वर्ग क्या है। तो वो है जिनका रुधिर वर्ग क्या है, वो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर क्वेश्चन है, वो दिया गया आपका 49 में कि गुणसूत्र में होते हैं क्या। तो गुणसूत्र में डीएनए और प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं, डीएनए और प्रोटीन होते हैं। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डाइऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, 50 नंबर क्वेश्चन है, वो है कि यकृत में एलानाइन, ठीक है, ये अन्य अमीनो अम्ल ग्लूकोज उत्पन्न करने के लिए पायूरेटिक, ठीक है, पायूरेट में परिवर्तित हो सकता है। तो इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है। तो इस अभिक्रिया को कहा जाता है ग्लूकोमिनोसेसिस कहा जाता है। ठीक है, ग्लूकोनिमोजेनेसिस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। तो इस तरह जो हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 13 इस वीडियो में समाप्त कर चुके हैं, और ये फुल डिस्कशन के साथ आपको कराया जाता है, और आपको डेली एक सेट प्रोवाइड किया जाएगा। तो कृपया जो भी चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें, और अलग अलग रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। इसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है। ठीक है, और प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो वहाँ से जाकर के आप देख लीजिएगा। और इसका जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वहाँ पर जाकर के आप PDF डाउनलोड करके और अच्छे से एक बार रिविजन कर सकते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।